नए शुरुआत की जल्द ही शुरुआत होने वाली है, लेकिन टीम इंडिया के लिए सवाल पुराने हैं बल्कि ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। ओडीआई टीम का इंतजार है न्यूजीलैंड के खिलाफ, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर ने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी। अब जरा नजर डालते हैं उस खबर पे जो पंत को लेके है। खबर यह है कि ऋषभ पंत ओडीआई स्क्वाड से बाहर हो सकते हैं। अब सवाल सिर्फ एक खिलाड़ी का नहीं, सवाल सिलेक्शन की सोच पे है, मैनेजमेंट की प्लानिंग, 2027 वर्ल्ड कप की तैयारी। कहा यह भी जा रहा है क्या यह सिर्फ परफॉर्मेंस का मसला है या फिर ओडीआई क्रिकेट से पंत की कहानी अब पीछे छूट जाएगी। कई सवाल है जिनके जवाब क्रिकेट प्रेमी जानना चाहते हैं, और इन्हीं सवालों के लिए चलिए चलते हैं आज स्पोर्ट्स पावर प्ले में खास डिबेट में। और हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। दो मेहमान प्रदीप टंडन जी जुड़ेंगे और कॉल जी जुड़ेंगे। उन दोनों से सवालों का जवाब लेंगे और अपने क्रिकेट फैंस को या बतलाने की कोशिश भी करेंगे कि ऋषभ पंत के परफॉर्मेंस या उनके शॉट सिलेक्शन या रांची ओडीआई के बाद गौतम गंभीर का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही बातें, और अब ऋषभ पंत के फैंस उसे जोड़कर कहीं ना कहीं कई सारी खबरें आ रही हैं। लेकिन एक मीडिया के हवाले से, एजेंसी के हवाले से खबर ये कि दोनों में कोई ऐसी अनबन की खबरें नहीं है, सब कुछ ठीक है। लेकिन ऋषभ पंत के परफॉर्मेंस बहुत कुछ बता रहे हैं। बेशक उनके परफॉर्मेंस पे नजर डालें, बहुत कुछ रहा। 27 अगर बात करें हम उनके परफॉर्मेंस, 27 इनिंग में उन्होंने 871 रन बनाए हैं, एवरेज 34 का, स्ट्राइक रेट 106 का रहा। वहीं बात करें एक सेंचुरी आई है, 5 हाफ सेंचुरी। वहीं 2023 में उन्होंने अपना मुकाबला, उनको एक भी मुकाबला खेलने को नहीं मिला था। वहीं श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने अपना आखिरी मैच ओडीआई का खेला था जिसमें उन्होंने 6 रन बनाए थे। और वहीं बात करें ऋषभ पंत एक ऐसे खिलाड़ी भी हैं जब भी टीम इंडिया को जरूरत पड़ी हारा हुआ मैच जिताए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ वो अच्छे परफॉर्मेंस हम कैसे भूल सकते हैं। उसके बाद इंडिया वेस्ट इंडीज जब सीरीज हुई थी उसमें पंत का बल्ला चला था, लेकिन अब कई सारे उन पे सवाल उठ रहे हैं और कई अलग अलग रिपोर्ट आ रही है कि ओडीआई टीम से बाहर और उनकी रेस में कौन कौन से हैं। संजू की बात करें, केएल राहुल ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जीतेश, अब ईशान किशन का भी नाम जुड़ चुका है जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में एक शानदार परफॉर्मेंस दिया और वो टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में। तो क्या अब वो नजर आ सकते हैं ओडीआई के स्क्वाड में? अगर वो आते हैं तो, अगर परफॉर्मेंस अच्छा करते हैं तो पंत के लिए क्या मुश्किलें होंगी। लेकिन पंत एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने दम पे किसी भी मैच का रुख बदल सकते हैं। फिर सवाल ये भी उठ रहा है कि ईशान, संजू, जितेश में कौन है सबसे आगे। वैसे संजू सैमसन को लेके भी कई सारे सवाल थे, उनको ओडीआई आए। अब चलते हैं गेस्ट के पास। हमारे साथ प्रदीप टंडन जी और कौल जी जुड़ चुके हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप जी, सबसे पहले सवाल ये कि क्या पंत को ओडीआई से बाहर करना सिर्फ परफॉर्मेंस है या इसके पीछे की कोई और कहानियां और कोई खिचड़ी पक रही है? देखिए, हर चीज को मेरे ख्याल में खिचड़ी और कॉन्स्पिरेसी से जोड़ के देखना सही नहीं है होगा। बिल्कुल। क्योंकि पंत की परफॉर्मेंस भी पिछले समय से, काफी समय से कंटिन्यूटी नहीं रही है उनकी जी परफॉर्मेंस जी। में। वो निरंतरता का अभाव है जो एक किसी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी को, स्टेबलाइज खिलाड़ी में की परफॉर्मेंस में होना चाहिए था। वो भी तब जब बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आगे खड़े हो गए हैं। उनके कंपटीशन में देखिए, सबसे पहले आपको दिखाई देंगे ध्रुव जुरैल, बिल्कुल। संजू 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 सैमसन, बिल्कुल। जितेश शर्मा, और अब ये आ गए हैं आपके ईशान किशन। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है वो केएल राहुल है। उनसे भी विकेट कीपिंग कराई जा सकती है वनडे में। तो अगर आपको ऐसे में अपना एज ए विकेट कीपर बैट्समैन टीम में जगह बनानी है तो आपको अपनी परफॉर्मेंस में निरंतरता दिखानी होगी। रही बात गौतम गंभीर और उनमें अनबन की, तो ये अनबन जैसी कोई चीज नहीं होती। मुझे लगता है प्योरली परफॉर्मेंस। जब हम एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में रह रहे हैं और प्रोफेशनल सिनेरियो में रह रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम उसको, चीजों को उस नजरिए से देखें कि आप हमेशा तलवार की नोक पर बैठे हुए हैं। आप हमेशा आपकी वॉच में हैं, क्योंकि जितने आपके चाहने वाले हैं उतने ही आपके आलोचक आलोचक भी हैं। तो ये, और जहां तक आपने कहा कि अपनी परफॉर्मेंस पे मैच जिताने की क्षमता रखते हैं, तो आज की तारीख में बहुत सारे खिलाड़ी हमारी टीम में ऐसे हैं
जो ये क्षमता रखते हैं, चाहे वो ईशान किशन हो, ईशान किशन में भी क्षमता है, संजू सैमसन में भी क्षमता है, और क्षमताओं की कमी नहीं है। तो ऐसे में अगर आप इतने कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में बैठे हुए हैं तो आपको अपनी परफॉर्मेंस देनी है। और ये मुझे लगता है जो भी कुछ बातें हो रही है कि कुछ अनबन है, वो सब र्यूमर्स हैं, उनमें कुछ दम नहीं लगता मुझे। और ये सिर्फ प्योरली परफॉर्मेंस के बेस पे, अगर वो बाहर होते हैं तो प्योरली परफॉर्मेंस के बेस पे ही बाहर होंगे। जी। बिल्कुल बिल्कुल। कॉल जी आपके पास आऊंगा, क्या ओडीआई क्रिकेट में पंत अब मैनेजमेंट की स्कीमा थीम्स में नहीं नजर आ रहे हैं, कि इसके पीछे कोई और वजह, जो जैसे टंडन जी ने कहा कि परफॉर्मेंस एक बड़ा कंसर्न है, कि आप जिस तरीके से आपके परफॉर्मेंस रहे पिछले 10 पारियों में उठा के देखें, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को और टीम को एक आगे बढ़ना पड़ेगा। आप किस तरीके से देख रहे हैं, स्कीम ऑफ थीम्स में नजर आ रहे कि नहीं? पहले एक चीज मैं बताऊं आपको, ये बताऊं कि जो टंडन जी ने कहा परफॉर्मेंस, सबसे पहली बात यह है कि परफॉर्मेंस ही देखी जाती है। बिल्कुल। व्हेनेवर यू सिलेक्ट ए टीम, जी ये सिलेक्टर, जैसे अभी आपने कहा कि पर्सनल राइवलरी, पर्सनल ग्रुपिज्म या कुछ भी, जो कुछ उसको हम बाद में डिस्कस, वो विल डिस्कस इट लेटर ऑन। लेकिन जहां तक सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है, इस पे जब आप सिलेक्टर्स तो एक सिलेक्शन की कमेटी होती है, एक तो वो होता है, दूसरा कैप्टन भी सिलेक्शन कमेटी में होता है, कोच भी होता है, एंड द कन्वीनर हु कन्वीन्स द मीटिंग। तो ये एक आदमी की राइवलरी पे आप कहेंगे कि इसने अपनी राइवलरी की वजह से इसको बाहर निकाला, दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ दिस, दैट इज नेवर डियर, because I have been a part of selection committee for so many nearly for more than 2 decades for J&K। ये चीजें नहीं होती है। हाँ, एक चीज है कि मीडिया में ये बातें उठती है, जो सिलेक्ट नहीं होता उसका कोई जो गॉडफादर होता है, ही स्पीक्स ए लॉट अगे, भाई ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। लेकिन अगर आज आप देखेंगे, जैसे अभी ईशान किशन का आप कह रहे हैं, तो एज ऑन डेट अगर उसको देखें तो ही फिट्स इन एनी टीम, कोई भी सिलेक्टर हो, किसी भी स्टेट में हो, किसी भी कंट्री की तरफ से हो, उसकी जो प्रेजेंट परफॉर्मेंस है, ही डिजर्व द चांस। अब इसे अगर पहले आप देख लेंगे, संजू साहब ने अभी आपने कहा संजू सैमसन की बात कहें, जब उसको नहीं खिलाया जाता था तो एवरीबॉडी वाज टॉकिंग, भाई इसके साथ भी राइवलरी है, लेट अस टॉक ऑफ द टाउन, कि भाई इसको नहीं खिला रहा है। व्हेन ही लेफ्ट 23-24 में, जब उसकी लास्ट इनिंग थी ओडीआईज में, तो ही स्कोर्ड 100 एंड देन ही वाज नॉट इंक्लूडेड इन द साइड। अच्छा, विकेट, इस वक्त आपका कंपटीशन विकेट कीपर्स है, और टीम कंपोजिशन जो है, आपको 5 या 6 के आदमी, 6 नंबर पे जो आपको एक लड़का चाहिए, बाकी आपकी टीम कम्पैक्ट है, बॉलर्स एक साइड है, ऑलराउंडर्स है, ओपनर्स है, तीसरा नंबर है, चौथा नंबर, पांचवा या छठा, you have this Rahul he is playing, he can play as a wicket keeper batsman, और एक आप बैट्समैन जो who is well in form as on day, मतलब प्रेजेंट सिनेरियो में इस वक्त तो वही है किशन, ईशान किशन has been kept, that's why he has been called, because he performed, he got the champion of this, जो हमारा इंटरस्टेट रहा लेटेस्ट, तो उसने he got that on his पर्सनल दम पे उसने किया, वो ही प्लेड फ्रॉम द फ्रंट एंड ही गॉट दैट विक्ट्री फाइनल में। तो ये मानना सही है जो टंडन जी ने कहा कि दिस इज परफॉर्मेंस पे, आई रेट इट रियली, अब 80 to 90% जो होता है वो टीम परफॉर्मेंस होता है। अब अगर आप दूसरे चैप्टर पे जाएं, पर्सनल, जो जैसे कि अभी आपके मीडिया में हर जगह बात चल रही है, पर्सनल राइवलरी बिटवीन ऋषभ पंत एंड गौतम गंभीर, ये यही इशू, मेरे ख्याल में आपका भी इशू इसी पे है। कॉल जी एक्चुअल में वो कनेक्ट कर रहे हैं, फैंस कनेक्ट कर रहे हैं। रांची में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिस तरीके से बिना नाम लिए गंभीर ने बोला, तो ट्विटर पे बातें चर्चाएं हुई, और अब जब ओडीआई टीम सेलेक्ट होने की बात हो रही है तो उस पर और अब डिबेट कर रहे हैं, फैंस कर रहे हैं, क्रिकेट प्रेमी इस पे बात कर रहे हैं, तो हम लोग भी उसी पे चर्चा कर रहे हैं। इसी पे, yes, that's true, that actually it is based DDCA में for the last, I tell you, between for the last 7-8 years, yeah, DDCA में 2 ग्रुप्स काम कर रहे हैं। This is the background, yeah, क्योंकि I am personally in touch with all these things। उसमें एक तो गौतम गंभीर का साइड है और दूसरा ऋषभ पंत के साइड का जो है, द बेसिस इज ऑन दैट ओनली, वही चीज इसमें हाईलाइट हर कोई कर रहा है, और चर्चा यही हो रही है कि इसको इसने इसी। लेकिन अगर एक और चीज आप गौर करेंगे,
when Gautam Gambhir, when he was offered this selection, coach, जो जॉब उसको जब दिया गया, तो उसकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन थी कि I'll accept this job on my own terms and conditions. If you remember that, उसने ये पहली कंडीशन रखी थी, and BCCI accepted that. तो उस पे अब उंगली उठाना है मेरे ख्याल में, ये तो we have accepted him just 2 years back कि जैसे ये करेगा तो we will not raise any queries as BCCI. अब वो पब्लिक में जो भी बातें होती है, मैंने कहा ना अभी गंगोली साहब वो कह रहे हैं कि शमी साहब को क्यों नहीं रखा, he is performing his fit, why he has not been called, and there are so many. हर कोई अपनी जगह अपनी बात कर रहा है. One more thing is, जब जहां सिलेक्शन की बात है, zone system, regional system and so many systems, they play just 25% और से 30% रोल होता रहता है. एक सिलेक्टर की अपनी एक नजरिया होता है, एक प्रेफरेंस होती है कि ये लड़का अच्छा है और ये लड़का अच्छा नहीं है. That's his personal, and he plays that role when the team is selected. बाकी जो जनरल, अभी आपने कहा कि जैसे अभी हमारे टंडन जी ने कहा कि 5 आदमी जो है इन लाइन है. कभी आपने देखा कि केएल राहुल को भी हमने बाहर रखा था बहुत देर तक, संजू सैमसन भी बाहर आ गया, अब जोरल विषय में आ गया था, ही इज आल्सो आउट, एंड देयर आर सो मेनी. अभी जैसे अभी आपने देखा कुछ और लड़के भी हैं जो अभी ऋतु गायकवाड़ जो आ रहे हैं, वो कैसे आ गए, अब ही स्कोर्ड अ सेंचुरी. नाउ इफ ही इज आउट, अब देखिए ना टीम कंपोजिशन जहाँ है, एक सिलेक्शन जब होती है, टीम सिलेक्शन, उसमें कोच का रोल डेफिनेटली मेजर होता है, लेकिन कैप्टन का भी रोल बहुत बढ़िया होता है, बहुत ज्यादा होता है. सो दे फॉर्म द टीम एज पर द विकेट. जब वहां जिस ग्राउंड पे वो खेलेंगे उस पे किसको खिलाया जाए, स्पिनर ट्रैक है, फास्ट बॉलर ट्रैक है, कौन कैसे और किसकी परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, ऑन दैट बेसिस दे फाइनलाइज द लिस्ट. जो फर्स्ट 11 हो उस पे फिर कोई दूसरा, अब जो बाहर होगा बैठा है, अब उसका लड़का नहीं खेला तो डेफिनेटली ही तो वो उठाएगा कि भाई मेरा लड़का नहीं खेलेगा. एंड एज ऑन डेट आई टेल यू देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन. बिल्कुल, इतना हमारे पास लॉट है क्रिकेट का. बिल्कुल. अभी हमारी जेएनके का आप देख लीजिए, ओपनिंग पेयर से लेके अगर नीचे तक देखिए, सब पे इतने अच्छे प्लेयर निकल के आ रहे हैं डोमेस्टिक, बाकी सारे लीग से, कि अगर हम चाहें तो अपनी इंडिया की 2-3 टीमें बन सकती है. आपने सही कहा. टंडन जी के पास आना चाहूंगा कि फिर मैं आता हूं. कौल जी ने कहा कि शर्तों के साथ गौतम गंभीर आए, तो क्या ये टीम के लिहाज से तो उतना हेल्दी तो नहीं लग रहा है, और ये कहीं ना कहीं खामियाजा हमने अपने टेस्ट सीरीज देखी जिस तरीके से न्यूजीलैंड आके हरा के जा रही है, साउथ अफ्रीका हरा के जा रही है. टंडन जी, क्या आपको लगता है कोच का इस तरीके से शर्त और कंडीशन के साथ आना, और जिस तरीके से कौल जी ने कहा कि बहुत अच्छी बात उन्होंने मेंशन की, मुझे भी याद आई वो बातें, क्या ये टीम के लिहाज से सही है, मैनेजमेंट की दृष्टि से आप देख रहे हैं? हाँ सही है. टंडन जी देखिए, मैं आपसे, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं मैं उससे सहमत हूं. कोच की अपनी एक प्लेइंग कंडीशन हो सकती है. मैं कोच का रोल मेरे ख्याल में इतना होना चाहिए कि जो टीम सेलेक्टर्स बना के दे रहे हैं, क्योंकि सेलेक्टर्स के दिमाग में भी एक प्लान होता है, वो आगे आने वाले 3-4-5 साल के लिए टीम को देखते हैं और प्रेजेंट परफॉर्मेंस तो लेते ही है. कौल साहब खुद सेलेक्टर रह चुके हैं, मैं भी थोड़ा बहुत सिलेक्शन करता रहता हूं, लेकिन उनका एक सोच होती है और उनकी पर्सनल लाइकिंग और अनलाइकिंग भी होती है, ये बात भी सही है. लेकिन एक जो सिनेरियो लेके चलता है एक ऑर्गेनाइजेशन, बीसीसीआई या सिलेक्शन कमेटी लेके चलती है, तो उसमें कोच को हम ये उल्टा होना चाहिए था. बीसीसीआई को या सिलेक्शन पैनल को, कोच को ये कहना चाहिए था कि हमारा जो विजन है वो ये है कि हम अगले 4-5 साल में या 2 साल में या 3 साल में ये करना चाहते हैं और हम इस तरह से टीम बनाना चाहते हैं. एक तरीका ये हो सकता था. दूसरा तरीका वो है जो इस समय चल रहा है कि साहब कोच ने कहा कि मैं अपने तरीके से चलाऊंगा. अब अपने तरीके से चलाऊंगा तो वो कोच की जो अपनी लाइकिंग है उस पर ज्यादा निर्भर हो गए हैं लोग, और यही वजह है कि अब वो सही भी हो सकती है, देखिए गलत भी हो सकती है. जब एक आदमी निर्णय लेगा
तो वो सही भी होगा और गलत भी होगा। ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत ही वो बहुत दुखी करने वाली घटना रही कि जब हम अपने घर पे व्हाइट वॉश हुआ हमारा साउथ अफ्रीका के यहाँ तो टेस्ट में और न्यूजीलैंड के यहाँ तो। लेकिन आप ये देखिए कि अभी हम बात कर रहे हैं लिमिटेड ओवर की, जैसे आपने कहा ओडीआई की, तो ओडीआई में हमने परफॉर्मेंस लगातार अच्छी ही दी है। ओडीआई में मेरे ख्याल में हमारे कोई ऐसा शिकायत का मौका नहीं दिया है। लेकिन ठीक है, हम चैंपियन नहीं हुए हैं, हम वर्ल्ड कप लूजर रहे हैं, रनर्स अप रहे हैं। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस अभी हमने साउथ अफ्रीका से भी सीरीज जीती है। हमारी ओडीआई लिमिटेड ओवर्स में परफॉर्मेंस ओवरऑल बढ़िया चल रही है। हाँ, वो जो कमी है उसकी तरफ गौतम गंभीर ने खुद इशारा किया था जब टेस्ट मैच की बात हुई थी, कि उन्होंने खुद एक इशारा किया था कि बीसीसीआई को तय अपनी प्रायोरिटीज तय करनी है टेस्ट क्रिकेट के बारे में। तो वो बहुत बड़ा इशारा था कि आप देखिए, मैं आउट हो सकता है, मैं प्रसंग से थोड़ा सा बाहर की बात करूंगा इस विषय पे। हो क्या रहा है, हम टेस्ट मैच देख रहे हैं। मैं रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हम टेस्ट मैच देख रहे हैं, टेस्ट मैच की कमेंट्री चल रही है और बात हो रही है, वहां पे कमेंटेटर्स बात कर रहे हैं आईपीएल की। ये है चीज, प्रायोरिटीज फिक्स करनी है आपको। आप टेस्ट मैच की कमेंट्री कर रहे हैं, टेस्ट मैच का कमेंट्री देने के लिए आपका काम है, और आईपीएल को डिस्कस कर रहे हैं कि किसकी नीलामी कितने में होगी। व्हाट इज दिस? दैट शोज कि आपकी प्रायोरिटीज कुछ और है, आप कहीं और इशारा कर रहे हैं। वो साफ साफ एक इंडिकेशन है। तो वो गौतम गंभीर ने उसको एक इस इशारे से कहा है। तो फिर टेस्ट मैच की आपकी अगर प्रायोरिटी नहीं है तो आपको नतीजा तो भुगतना पड़ेगा। आप अगर आईपीएल के बेस पे टेस्ट का सिलेक्शन करेंगे, टेस्ट टीम का, तो कहीं ना कहीं आपको लूजर तो आप बनेंगे, ये तो निश्चित है। तो अब ठीक है, गौतम गंभीर अपने हिसाब से चला रहे हैं, उनकी मानी है जब बीसीसीआई ने, तो फिर आपको जब आपने मान लिया तो आपको उसके परिणाम जो भी हों आपको सहने पड़ेंगे। टंडन वो जी अच्छे हैं, लेकिन बहुत टंडन ऐसा जी नहीं है कि गौतम गंभीर ने खराब परिणाम दिए। टंडन जी, मैं इस बातों बात से बातों में सहमत नहीं हूँ आपने कि गौतम बातों बातों में वो आपने करोड़ों क्रिकेट फैंस के मन की बात को टटोल के जिस तरीके से आपने बोला, यही एक तरफ बीसीसीआई कहता है कि हम डोमेस्टिक के बिहाव पे सिलेक्शन करेंगे, लेकिन अभी कुछ विजय हजारे ट्रॉफी बाकी देखें तो आईपीएल के कुछ स्टार को डायरेक्ट टीम में खिलाया गया, जिन्होंने परफॉर्म्स करे या करे ना, एज सब कुछ बैरियर को तोड़ते हुए ले आएगा। आपने सही कहा, एक तरफ तो आप ईशान किशन और अय्यर को आप टीम से ड्रॉप कर देते हो कि आपको खेलना पड़ेगा डोमेस्टिक, फिर आप अपनी बात से पलट के जाते हैं। करुण नायर को आप मौका दिए, नहीं परफॉर्म कर पाए, फिर आपने उनको भूल के उस नंबर पे। और गंभीर की बात, मुझे कपिल देव की बात याद आती है। अभी हाल में उन्होंने दिल्ली में एक इंटरव्यू में कहा था एक मीडिया से कि कोच की भूमिका आज के टाइम पे इंडिया टीम के एक मैनेजर के तौर पे उन्होंने, अब विराट और रोहित को क्रिकेट नहीं सिखा सकते, जडेजा को नहीं सिखा सकते, आपको उनको मैनेज करने की चाहिए कि कैसे हम उनका यूज करें। आपने बहुत सही सवाल इस पे उठाया और इस पे चर्चा होनी चाहिए, और लंबी चर्चा होनी चाहिए जब तक समाधान ना हो। कौल जी आपके पास आऊंगा। इन केस पंत की जगह पे जो भी विकेट कीपर आता है और अच्छा परफॉर्म करता है, और T20 वर्ल्ड कप भी है उसमें भी परफॉर्म करता है, अगर इनको मौका ना लगे, क्योंकि गंभीर के देखें तो कहते हैं कि हम 2 साल पहले से WTC टीम बनाना है, मुझे 2027 का वर्ल्ड कप की टीम बनाना है, इसलिए गिल को कप्तान बना देते हैं। तो फिर उस लिहाज से पंत कहीं ना कहीं पूरे सिनेरियो में 2027 में नजर ही नहीं आएंगे। फिर अगर पंत के अगर गंभीर के प्लान पे बात करें, किस तरीके से आप देख रहे हैं? ये तो सही बात है कि परफॉर्मेंस जब करेगा कोई भी, कितना भी, अगर आपको याद होगा कोई भी लड़का जब इंजर्ड हो जाता है जी, इन फॉर्म क्रिकेटर, इंजरी आ जाती है उसको एंड ही इज रिप्लेस बाय सम सेकंड मैन, और क्या होता है कि ही परफॉर्म्स, तो वो जो आदमी जो खेला होता है तो वो तो ओवरशैडो हो ही जाएगा, वो पीछे बैक सीट पे आ जाएगा, अनलेस द प्रेजेंट मैन जो प्रेजेंट फॉर्म में है जब तक वो न आउट परफॉर्म हो जाए। ये तो क्रिकेट का नियम ही है। एंड क्योंकि ये जो मुकद्दर की बात है ना, इफ यू रिमेंबर, आई रिमेंबर व्हेन इंडिया वाज प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान, तो हमारे रमन लांबा जो है उनको सिलेक्शन में आना था, क्योंकि अजहरुद्दीन वाज शोइंग, ही वाज नॉट गिविंग गुड परफॉर्मेंस। तो 2-3 मैचेस वो खेले थे, वो ही वाज जस्ट 5-10 पे ही आउट हो जाता, 2-4-5 इनिंग्स उसकी फ्लॉप हो गई। तो रमन लांबा वाज इन द लाइन, ही वाज शाम 1-2 दिन पहले इंडिकेशन आई कि रमन लांबा इज गोइंग टू प्ले, लेट रमन लांबा।
तो क्या हुआ कि इन द नेट्स he got injured, and again Azharuddin was given one more chance and he scored 95. और फिर उसका दौर देखिए अजहरुद्दीन का, he became captain of India and he performed to that level कि वो बन गया एक स्टार इंडियन टीम का. So this is एक तो मुकद्दर है, और दूसरा है कि अब आपने चांस आ गया आपको, you grabbed that, और जिसका मुकद्दर ही खराब था वो बिकॉज ऑफ इंजरी, बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग. कभी कभार सिलेक्शन में भी ऐसी चीजें होती है, सिलेक्टर प्रेफर करता है ए को और बी को ड्रॉप करता है, बी इज ए बेटर प्लेयर, लेकिन ए अंदर आ जाता है, ही स्कोर्स, और दूसरा बैठ जाता है. अभी मैं आपकी बात पे आ जाऊंगा. टंडन जी ने अभी सही का एक बात कही कि जो पहले कोचेस हुआ करते थे पहले के जमाने में और आज के जमाने में, जो कोचेस जो है इज ए पार्ट ऑफ सिलेक्शन कमिटी. पहले क्या होता था, पहले सिलेक्टर्स का एक 4-5 सिलेक्टर्स जो होते थे, दे वुड टीम को वही बनाते थे, कंपोजिशन टीम की वही करते थे. 15 का लिस्ट होता था या 16 का, 15-16 कर दिया उन्होंने, रिजर्व 2-4 रख दिए, देन दे विल फॉरवर्ड इट टू द एसोसिएशन और जो भी है बीसीआई को, एंड देन दे वुड स्टार्ट जो जैसे भी, एंड दैट टीम विल गो टू कोच. कोच का रोल क्या हुआ करता था, चीफ कोच या जो भी कोच है, बैटिंग कोच या बॉलिंग कोच है, इस लेवल की टीम को वो थोड़ा सा वही डायरेक्शन देते थे, भाई अगर आपका थोड़ा बहुत ये चीज है, ये चीज यहाँ पर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, तो क्योंकि वो हमने देखा यहाँ भी, हमारे यहाँ जेएनके में भी आए थे पठान साहब, तो वो हर वक्त उनका एक अच्छा खासा, मैंने उनकी उनका ये देखा एज कोच, एज मॉनिटरिंग वो करते थे, तो वो ही वुड वॉच द बैट्समैन प्लेइंग और बॉलर, तो वो साइड में उसको ले जाते थे. देन ही वुड टेल हिम कि यहाँ पर आप थोड़ा सा गलत हो रहे हैं, ये नहीं, ही वुड नॉट टीच हिम कि भाई आपने ऐसे नहीं किया, नो, ही वुड टेल हिम कि देयर इज समथिंग, कोई लेकिन यहाँ पर आपका शॉर्टफॉल हो रहा है, कुछ हो रहा है, यू जस्ट रेक्टिफाई दिस वन. दैट वाज द ओनली थिंग ही वुड डू. दैट मींस ही वाज डूइंग हिज जॉब एज ए टीचर. बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही सवाल, बहुत बहुत वैलिड पॉइंट बताया. कहा कि भाई बिल्कुल बिल्कुल कॉल, एक क्रिकेटर आपको क्या, ठीक है, मैं आपका टीम है, मेरे लड़के जो यहाँ, मैं क्या टीम, एक परफॉर्मर जो है जो 100-150 विकेट ले गया, ठीक है, आई एम सीनियर मैन, लेकिन आई कैन नॉट टीच हिम कि भाई आपने 100 विकेट लेके भी आपको आपने ये गलत किया. बिल्कुल बिल्कुल. कॉल जी समय का अभाव है, आखिरी कमेंट में 10 सेकंड चाहूंगा. टंडन जी, ओवरऑल किस तरीके से देख रहे हैं कि फिर कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठ रहा है कि आप परफॉर्मेंस पे नहीं, आप फ्यूचर टीम बना रहे हैं, परफॉर्मेंस पे ऋतुराज गायकवाड़, बाकी बहुत सारे ऐसे प्लेयर, लंबी फहरिस्त है. आप समय का अभाव है, थोड़ा आप शॉर्ट में आंसर दीजिएगा. टंडन जी. नहीं, जो भी काम हो रहे हैं और होने चाहिए वो भविष्य को देख के होने चाहिए. जो हमारे सामने जो 1-2 साल का भविष्य, बहुत लंबे भविष्य की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो 1-2 साल में, क्योंकि काफी इवेंट्स होने वाले हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ. जो डिसीजन लिए जाने चाहिए वो उस 2 साल के इवेंट्स को देख के डिसीजन लिए जाने चाहिए. हमें उसी हिसाब से टीम बनानी चाहिए. बिल्कुल, बहुत फ्यूचर में नहीं जाना चाहिए, और वर्तमान समय में और वर्तमान सीरीज के अकॉर्डिंग आपको प्रेजेंट के साथ टीम को बढ़ना चाहिए. दोनों मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद. अभी तक ओडीआई टीम का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है. पंत के बाहर होने के बाद ये सवाल कई हैं जो लोगों के जहन में उठ रहे हैं. फिलहाल आप क्या सोचते हैं टीम इंडिया के प्लेइंग 11 को लेके, जरूर बताएं, और देखते रहें राज टीवी. फिर मिलेंगे कल शाम 6 बजे स्पोर्ट्स पावर प्ले में.